दोस्तों आदाब। आकाशवाणी के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। ये पॉडकास्ट आकाशवाणी की एक नई कोशिश है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हर प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंच पाएं। अभी तक हम सिर्फ रेडियो के जरिए आप तक पहुंचते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया के हर हैंडल पर हम आपको दिखेंगे और ये पॉडकास्ट उसी की एक कोशिश है, उसी की एक नई पहचान होगी। आज स्टूडियो में हमने इस पॉडकास्ट में दावत देके बुलाया है जनाब इरफान साहब को, जो कि चीफ कोच हैं पैंचिंग स्टड गेम के। आइए जानते हैं उनसे ये गेम क्या है और जानते हैं उनसे उनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा अभी तक। इरफान भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू। आदाब नाजरीन को। ये मुझे बड़ी मसरत हो रही है कि पहली बार हम आज कुछ नया करने को जा रहे हैं। बिल्कुल। वी आर गोइंग ऑन अ पॉडकास्ट, वो भी आकाशवाणी से, जिससे जो अभी तक वाणी ही थी आज पहली बार हम चेहरा भी दिखाएंगे वाणी पे। सो इट्स रियली नाइस टू बी हियर एंड आई एम रियली हेल्पफुल फॉर देम टू चूज मी एज अ गेस्ट। इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आज आप हमारे बीच हैं। तो जानना चाहेंगे आपसे कि ज़िंदगी का जो सफ़र पैदाइश से लेकर अभी तक का है, इसके बारे में थोड़ा बताएं, उसके बाद हम आपकी गेम पर बात करेंगे। बिल्कुल, माशाल्लाह ऊपर वाले की मेहर रही है। अभी तक वी आर लकी एनफ टू बी अ पार्ट ऑफ पैराडाइज। हम कश्मीर में पैदा हुए हैं, नॉट बाय चॉइस बट इट्स बाय द गॉड। इट्स अ ब्लेसिंग। हाँ, इट्स अ ब्लेसिंग कि हम कश्मीर में पैदा हुए हैं और इस ब्लेसिंग को एंडोर्स करते हुए आवर लाइफ बीन वेरी मच ब्यूटीफुल, खूबसूरत। अभी तक हमने ज़िंदगी को फुल लेंथ में जिया है माशाल्लाह। पढ़ाई का सिलसिला कहाँ था, पढ़ाई कहाँ से हुई? पढ़ाई में मैं बेसिकली नेवेरा स्कूल से पढ़ा हूँ, राजबाग नेवेरा स्कूल से मेरी 6th ग्रेड तक। फिर थोड़ा सा अनरेस्ट शुरू हो गया तो देन आई हैड टू शिफ्ट नियर बाई स्कूल जो हमें मिलते हैं उस टाइम पे, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ डाउनटाउन। तो हमारे नियर बाई स्कूल में एक मदरलैंड गर्ल के स्कूल हुआ करता था। आई स्टार्टेड 6th हमने वहाँ से किया एंड देन मेरा जो 12th है, 11th 12th आई डिड इट फ्रॉम एसपी कॉलेज, एसपी स्कूल, सॉरी एसपी स्कूल से हमने शुरू किया। बट उन दिनों क्योंकि इंटरेस्ट था और घर वाले चाहते थे कि रादर दैन इस सिचुएशन में बाहर जाके पढ़ा जाए, बट आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड कि पढ़ने से ज़्यादा काम करना ज़रूरी है और पैसा कमाना ज़रूरी है। बीइंग ब्रॉट एंड बिल्ड अप इन अ बिजनेस फैमिली, आई वेंट टू दिल्ली। हमारा वहाँ पे खुद का डिवीज़न एक था, CAC सेंट्रल एशियन कारपेट्स का। सो आई वेंट टू दिल्ली इन 11th करीब 2006 में। तो दिल्ली में गया, काम शुरू किया, अपने ही फर्म में एज अ मुलाजिम काम शुरू किया, बिकॉज माई फादर टॉट मी फ्रॉम द अर्ली एज, you know the only worth of money if you have to earn it very hard. So पहले से ही बचपन से ही स्ट्रगलिंग पीरियड मैंने भी देखा है, सिल्वर स्पून नहीं आया है। तो डैड ने क्लियर कट में बोला था, वेदर यू वर्क इन अ फैमिली बट स्टिल यू विल बी एज एन एम्प्लॉय। सो आई वॉज बीन ट्रीटेड एज एन एम्प्लॉय एंड स्टडीड एज एन एम्प्लॉय until I came know with the worth of money. बट बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया कि खाली पैसा कुछ नहीं होता है, पढ़ाई आधे रास्ते नहीं छोड़नी चाहिए। सो आई केम बैक टू माई सेंसेस। सो आई स्टार्टेड BBA लॉन्ग डिस्टेंस प्रोग्राम फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने BBA किया एंड फिर वहाँ पे नहीं रुका, भूख अभी काफ़ी थी। सो गुजरात से मैंने फिर PGDM किया एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मैनेजमेंट में, और फिर मैंने तमिलनाडु से MBA किया इन स्ट्रेटजी मार्केटिंग ब्रांड लॉन्चिंग मैनेजमेंट में। सो एज फार एज एजुकेशन इज, आई एम राइट नाउ एन MBA इन मार्केट स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। बट स्पोर्ट्स तो हर बच्चे का फतूर होता है बचपन से ही। सो राइट फ्रॉम अर्ली एज, जब हम 6th-7th ग्रेड में पढ़ते थे, कश्मीर जैसी जगह पे स्पोर्ट्स के लिए पर्टिकुलर कुछ भी नहीं था। पर्टिकुलर इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे उस टाइम पे सिर्फ एक बड़ा इंडोर स्टेडियम था जो अमर सिंह कॉलेज के पास है। वहाँ पे एक क्लास हुआ करती थी, देवराज गुरुंग, मुझे याद है अभी भी, जोड़ो सिखाया करते थे। तो उससे ज़्यादा मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स में और ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि हम बच्चे बहुत शरारती थे, तो वी वर अट्रैक्ट टूवर्ड्स द कम्बर्ट स्पोर्ट। तो मार्शल आर्ट वहाँ पे शुरू किया, बिकॉज जोडो इज़ द मदर ऑफ ऑल गेम्स, मार्शल आर्ट गेम्स की माँ माना जाता है जोडो को। तो वहाँ से शुरू किया। और जूडो को शायद गेम ऑफ जेंटलमैन भी कहा जाता है। एग्जैक्टली।
जोडो बेसिक, हर गेम का बेसिक्स है. दिस गिव यू कोर डिफरेंस ऑफ अ गेम कि एक आदमी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हम कैसे अटैक करके उसको चुटकियों में गिरा भी सकते हैं. सो माई जर्नी फॉर स्पोर्ट्स स्टार्ट्स फ्रॉम दैट. बट जैसे मैंने आपको बोला कि बचपन से इनक्विजिटिव स्टूडेंट था और नॉलेज की बहुत ज़्यादा भूख थी, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो. सो फ्रॉम जोडो आई शिफ्टेड टू वुशो, फ्रॉम वुशो टू आई शिफ्टेड टू ताइक्वांडो, फ्रॉम ताइक्वांडो टू कराटे. बहुत एक हमारे एक गुरु हुआ करते थे यहाँ पे, हु यूज्ड टू वर्क इन कैलकाटा एज अ रनर. तो ज़हूर साहब नाम था उनका. तो वो वहाँ पे कराटे सीखते थे और वो जो घर आते थे 3 महीने, वो 3 महीने हमें सिखाते थे. सो वी वर रियली पैशनेट अबाउट दैट कि कराटे सीखने जाना है, जबकि कोई ये नहीं था, रिकॉग्नाइज नहीं थी, कोई इवेंट नहीं हो रहा था, बट एक पैशन था पहले से ही मार्शल आर्ट के प्रति. फिर धीरे धीरे कारवा बदलता गया, रास्ते बदले. जैसे मैंने आपको बोला, मैं दिल्ली गया. दिल्ली में मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिफेंस कॉलोनी में स्टेडियम है, मैंने वहाँ पे ऑफिशियली ज्वाइन किया प्रोफेशनली पहली बार. 98 में मैंने प्रोफेशनली ज्वाइन किया. दैट वाज कराटे शोतो रियो. तो मैंने 4-5 साल वहाँ पे ट्रेनिंग की, बहुत अच्छा लगा. एक नए कोच हमारे थे, नाबा हायू करके फ्रॉम कोरिया, उनके साथ बहुत अच्छा ट्रेन किया और एक मतलब एक ठहराव आ गया. जैसे हम बोलते हैं ना कि बचपन में कि जब मार्शल आर्ट सीखते हैं इस वजह से कि मैं बुली हो रहा हूँ तो मैं उन्हें वापस अटैक करूँ, इसलिए मुझे लड़ाई सीखनी है. बचपन में सबका एम तो वही होता है, लेकिन जब आप मार्शल आर्ट में आते हो ना, एक बहुत अच्छी कहावत है, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है. तो जब आप मार्शल आर्ट में एक लेवल पार करते हो, एक मार्शल आर्ट ग्रेजुएट बन जाते हो, तो आप में इतना भारीपन आ जाता है. You became so sober, really, you became so sober. It's my personal experience कि अगर आपको सामने आके कोई गाली देता है ना, तो you just smile at him because you know it very well कि अगर मैं मेरा एक दाव मारना है और वो अगला बंदा उठेगा नहीं. So वो आपको इतना कॉन्फिडेंस देता है, इतना ये देता है कि आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हो. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्पोर्ट्स मेक यू डिसिप्लिन. स्पोर्ट्स एक लाहे अमल है, स्पोर्ट्स एक लाइफ है. वो आपको प्रॉपरली एक डिसिप्लिन करता है, वो आपको चैनलाइज करता है, आपके एग्रेशन को, आपकी एनर्जी को. वो जब आप स्पोर्ट्स पे फोकस रहते हो, वो आपको स्ट्रीमलाइन रखता है. वो आपको कभी भी ड्रग्स की तरफ या दूसरे बहुत सारे गलत काम हैं उनकी तरफ रागिब नहीं करता. रागिब इन द सेंस बिकॉज आपका जो ग्राफ चल रहा होता है ना स्पोर्ट्स का, रेजिंग ग्राफ, यू डोंट वांट डिप्स इन दैट. आपको अगर फॉर एग्जांपल सिंपल सा एक सिगरेट पिया और अगले दिन यू हैव टू परफॉर्म 3 किलोमीटर रन, यू नो यू कांट डू इट, एंड फिर मुझे कोच को फेस करना पड़ेगा. कोच एक ऐसा इंसान होता है जो आपकी आत्मा तक झांकता है, जो आपको अंदर से जानता है, जो आपको पेरेंट्स से भी ज़्यादा अच्छे से जानता है, बिकॉज ही इज़ द वन हु नोज कि आपसे मुझे क्या ड्राइव करना है और कैसे ड्राइव करना है. दैट इज़ द वन पर्सन जो आपके बिल्कुल अंतरात्मा तक जाता है. सो आप सबको झूठ बोल सकते हो, बट आप कोच को झूठ नहीं बोल सकते. सो वो एक प्रेशर, वो एक जज्बा रहता है कि मैं कुछ भी करूं, बट कोच को झूठ नहीं बोल सकता. और गुरु और शिष्य का वो रिश्ता ही वैसा होता है. एग्जैक्टली. अगर मैंने कोई गलती करी, हाउ वुड आई फेस माई कोच. कई बार क्या होता है कि बच्चे शरारती होते हैं, माँ बाप को तो झूठ बोल लेते, टीचर्स को भी बोल, बट जो कोच होता है ना, यू कांट, यू रियली कांट, बिकॉज उसने आपके नब्ज को पकड़ ली होती है. आप जैसे ही झूठ बोलते हो वो आपको पकड़ लेता है. सो वो एक रहने की वजह से आप स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहते हो, फोकस रहते हो, देन अपनी अब चैनल जो करते हो चैनलाइज होता है, तो आपकी लाइफ एक ऑटो पायलट मोड पे चली जाती है. तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है एक स्पोर्ट्समैन के लिए, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बनने के लिए. तो काफ़ी देर तक हमने स्पोर्ट्स किया, लाइक टिल आई गेस इट वाज 93 जब हमने पहली बार, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है मोहम्मद इकबाल, उसने और मैंने मिलके हम यहाँ पे एक आर्ट था थंगता करके, और नज़ीर साहब चलाते थे पामपुर में, तो हम उनके पास गए, काफ़ी देर तक सीखा, एंड देन वी टेल हिम कि हम इस चीज़ को श्रीनगर लेना चाहते हैं. सो इफ़ यू अलाउ अस, तो आप हमें एक छोटा सा क्लास चलाने का मौका दो, तो हम इसको श्रीनगर में लॉन्च करना चाहते हैं.
In 1994 we set up our first class in Malarata. एक छोटा सा स्कूल था मोदूदी स्कूल करके, तो हमने वहाँ पे पहली क्लास शुरू की, इकबाल भाई ने और मैंने मिल के स्टार्ट की, थंगता की. और बिलीव मी सिर्फ एक साल में मतलब ऐसी सिचुएशन में मैंने, इट वाज 95, मतलब आप समझ सकते हो कि सिचुएशन क्या थी कश्मीर की. बिलीव मी वी डिड फर्स्ट परेड इन यूनिफॉर्म फ्रॉम मलाराटा थ्रू बिल्कुल जामिया मस्जिद के बीच में से बच्चों को एक ब्लैक ड्रेस में यूनिफॉर्म में परेड कराना. सब लोग हक्के बक्के थे कि यार ये कौन से लोग आ रहे हैं, ये कौन से लोग हैं ब्लैक ड्रेस में चल रहे, बेलेट लगा के है, बिकॉज एवरीवन वाज नॉट अवेयर ऑफ मार्शल आर्ट. तो लोगों में एक, लोग हमें ओगल करने लगे, लोग हमारी तरफ क्यूरियस होने लगे कि वो बंदा जो कल यहाँ से 50 लोगों को लेके गया वो है कौन, लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा. वी डिड दैट ड्यू टू अ रीज़न, बिकॉज सी ऐसी सिचुएशन में बच्चों को जमा करना, बच्चों को सिखाना का, उसके लिए वी नीड टू गेट कॉन्फिडेंस ऑफ द पेरेंट्स, दैट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट. तो जब हम सड़क पे गए, मेन टारगेट ऑडियंस थी हमारी पेरेंट्स. तो बहुत सारे लोगों ने हमें देखा एंड दे वर क्यूरियस अबाउट अस. वंस दे वर क्यूरियस अबाउट अस दे कम टू अस. सो जब वो हमारे पास आए, वी सिट ऑन अ टेबल एंड पुट एवरीथिंग ऑन अ टेबल एंड हमने उनको बताया, देखो हम क्या करना चाहते, कैसा करना चाहते. हम चाहते कि आप अपने बच्चों के साथ आओ, आप अपने बच्चों के साथ बैठो, आप देखो हम किस माहौल में उनको ग्रूम करना चाहते. एक वलवला था, एक जोश था कि जो हमें नहीं मिला, कम से कम जो हम अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं वो मिले. सो एक पहले से ही कॉन्सेप्ट था कि अच्छे प्लेयर के लिए हमें ऑप्शंस तो नहीं मिले थे, बट अच्छे कोच के लिए हम एक माहौल बनाए. और वो हमारा पैशन हमें ड्रैग करता रहा. काफ़ी देर तक हमने काम किया. 2004-2005 तक मैं थंगता के साथ था, इंटरनेशनल लेवल तक खेला, इंटरनेशनल गोल्ड मेडल रहा, ब्लैक बेल्ट किया. इकबाल भाई ने भी, बहुत सब ने. एंड लाइक मुझे लगता है 2004 में पहली बार ऑप्शन आया था कि काउंसिल की तरफ से हमें ऑफ़र आया था कि जो भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है वो आके जॉब के लिए अप्लाई करे. बट बीइंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, मेरे को समझ नहीं आता था जॉब, मेरे समझ में ही नहीं आता था. आई कांट से यस बॉस, तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती थी. इकबाल भाई और मैं थे तो हम दोनों को अप्लाई करना था. मैंने भाई को बोला, भाई मैं तो नहीं कर सकता, यू वांट टू गो, यू गो हैड प्लीज़, बट मैं नहीं कर सकता, आई डोंट लाइक इट एट ऑल. सो भाई ने ज्वाइन किया और माशाल्लाह वो अभी भी कोच है. बट स्टिल हम गेम्स के साथ रहे, कारवा बदलता रहा, लोग जुड़ते रहे. अनटिल कि 2008-9 के पास हम पेंचक्स लाट में पहली बार एज अ स्टेट यूनिट घुसे. दिस आर्ट वाज इंडोनेशियन आर्ट, और ये साउथ से चल रहा था. केरला से एक आदमी है जो उसको चला रहा था. तो हमने काफ़ी देर उनके साथ काम किया, बहुत 8-10 स्टेटें जुड़ी हुई थी. बट चलते चलते टिल 2014 वहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि he couldn't render it due to some personal problems. He has to step down. तो he wants to shut it down the program कि अब मैं नहीं कर सकता, मैं इस प्रोग्राम को छोड़ना चाहता हूँ. बट क्योंकि हम इतना आगे आ चुके थे और इतना खुद को इन्वॉल्व कर चुके थे, तो हम वो चीज़ पीछे हट नहीं सकते थे और अडॉप्ट नहीं कर सकते थे. सो वी हमने एक अपील बनाई, जो हमारे सारे प्लेयर्स थे उनसे लेटर लिखवाई, जो सारे स्टेट्स थे उनसे लेटर लिखवाई, और अपने हेड ऑफिस को भेज दिया कि रादर देन शटिंग अस डाउन, गिव अस अनदर चांस, वी विल हैव वन मोर इलेक्शन एंड वी विल डेवलप अ न्यू बॉडी. जो नई बॉडी में हम मिल के काम करेंगे, तो गेम को आगे लेके जाएंगे. हाँ, हम नहीं चाहते कि गेम आधा रास्ता छोड़े. सो लकीली होपफुली हमारा बहुत अच्छा चला और इकबाल भाई प्रेसिडेंट चुने गए 2004 में इस गेम के. और दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर अस, क्योंकि वर्किंग फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट यूनिट, एक क्लब से शुरू करके एक डिस्ट्रिक्ट यूनिट चलाना, एक डिस्ट्रिक्ट यूनिट से एक स्टेट यूनिट चलाना, उसके बाद प्रेसिडेंट, और एक स्टेट यूनिट से एक कंट्री का, एक नेशनल एसोसिएशन का एक प्रेसिडेंट होना और उसको प्रेसिडेंटशिप लेवल पे चलाना. एट दैट टाइम आई वाज इलेक्टेड एज अ ट्रेजरर. तो उस टाइम पे एक बहुत अचीवमेंट अपने आप को लग रही थी, एक वलवला सा आ गया था कि नहीं, अब हमें बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, नाउ अब हमें चाहिए कि अपने आप को प्रूव करके दिखाएं. ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई पेंचक्स लाट की कश्मीर में.
2004 में पहली बार हमने जो कश्मीर का हेड ऑफिस है यहाँ शिफ्ट किया, बिकॉज इन आवर बाय लॉज जहाँ पे 3 में से 2 आदमी, एक ट्रेजरर, सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट, जहाँ 3 में से 2 आदमी एक साथ रहते हो, स्टेशन होंगे, हेड वही ऑफिस जगह होगा। हेड ऑफिस मूव्स देयर, ठीक है। ताकि इजी गोइंग काम हो, बैंक रिलेटेड या डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम हो। तो माशाल्लाह हमने पहली बार यहाँ सिचुएट किया और हमने उसको रन करना शुरू किया। और यहाँ पे एक ठहराव ज़रूरी बनता है कि पहले पेंचक की इंट्रोडक्शन देना। व्हाट डज पेंचक मीन एंड हाउ पेंचक वर्क्स। पेंचक एक मलई आर्ट है। मलई मीन्स इट इज़ एन बेल्ट ऑफ इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ब्रुनेई दारुस्सलाम, ये इसके को फाउंडर्स हैं। ये आर्ट उस मलई रीजन में डेवलप हुआ है लॉन्ग बैक इन 800-850 साल पहले। तब तो सब आर्ट्स को डेवलप किया ही गया युद्ध शैली में, एक युद्ध कला हुआ करती थी, क्योंकि हर कोई स्टेट, हर कोई कंट्री अपने आप को जो बचाती थी, तब आर्मी तो नहीं हुआ था, तब योद्धा हुआ करते थे, और उनके पास जितना डिफरेंट आर्ट, जितनी अच्छी स्किल हो, तो वो उतनी ही कंट्री अच्छी, बेटर और सेफ मानी जाती थी। तो ये तब एक कल्चर था, तब एक हर बच्चे को या हर कंट्री में हर आदमी को अपने कंट्री को बचाने के लिए युद्ध कला सीखनी पड़ती थी। तो धीरे धीरे ये उनके आर्ट में, ये उनके जो कला का क्षेत्र है उसमें घुसा। वहाँ से डेवलप होते होते धीरे धीरे ये सारे जितनी भी युद्ध कलाएँ हैं, धीरे धीरे इन्होंने स्पोर्ट्स की शक्ल ली। तो पेंचक ने भी अपनी स्पोर्ट्स की शक्ल ली। पेंचक का लफ्ज़ी माने, पेंचक मीन्स खुफिया, स्लाट मीन्स दाव, खुफिया दाव, एक वो स्ट्रेटजी जो खुफिया हो। तो उन दिनों वो चीज़ें माने करती थी। जैसे आपने सुने होंगे, सब बोलते हैं कि मैं मार्शल आर्ट खेलता हूँ, बट मार्शल आर्ट इज जस्ट अ टर्म, इट्स अ नेम फॉर द बंडल ऑफ इट। मार्शल आर्ट में चाहे जूडो है, कराटे है, ताइक्वांडो है, जुजुत्सु है, कायापेरो है, आज तो बहुत सारे अनगिनत आर्ट्स है जिन सबको मार्शल आर्ट बोला जाता है। और हर आर्ट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस हर आर्ट में है, इनमें स्टाइल का डिफरेंस है। जैसे हम क्रिकेट में टेनिस बॉल क्रिकेट, कॉस्को क्रिकेट या लेदर बॉल क्रिकेट या ऐसा खेलते हैं, उसी तरह हर आर्ट में सेम ही चीज़ है, मैकेनिज्म सेम है। इट्स अ डिफेंसिव आर्ट। ये आपको सेल्फ डिफेंस और अटैक सिखाता है, बट अपने वे में। हर किसी का अपना एक अंदाज अलग अलग है सबका। तो जो हमारा आर्ट है, इसको बाकी आर्ट से हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारा आर्ट है पेंचक स्लॉट इज़ द ओनली मार्शल आर्ट विच वर्क्स इन रेसिप्रोकल इन द सेंस कि हमारा आर्ट डिफेंसिव है रादर देन ऑफेंसिव। जब हम कोई भी आर्ट सीखते हैं तो आप उसमें सीखते हो कि अटैक कैसे करना, हम इसमें सीखते हैं कि दिफा कैसे करें। क्योंकि हमारे आर्ट में क्या है, हमारा आर्ट रिसेसिव है। हम जो दुश्मन की एनर्जी है उसको चैनलाइज करके उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। सो दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द आर्ट्स। तो हमारा रिसेसिव आर्ट है। दूसरी चीज़, जो हमारा इसका गेम पोर्शन है, जिसमें हमने इसको स्पोर्ट बनाया है, हमारा एम है डेफिनेटली टू बी इन द ओलंपिक्स। और ओलंपिक्स में सेफेस्ट आर्ट्स जाते हैं, जो बिल्कुल सेफ हो। तो सेफ आर्ट बनाने के लिए वी मेक इट, जो कंपटीशन है, कंपटीशन में हमने इसको सिंपल रखा और सेफ रखा। सेफ इन द सेंस कि यू कांट, आप सर पे किसी को भी नहीं मार सकते, या गर्दन के आसपास या सर पे मार ही नहीं सकते। सो जब आप गर्दन पे या सर पे नहीं मार सकते हो, देयर आर वेरी लीस्ट चांसेस ऑफ गेटिंग इंजरीज। और जहां आप मार सकते हो, विच जो आपका टॉर्सो है, जो आपकी बॉडी है, तो उसमें भी हमने चेस्ट गार्ड डाला है, 360 चेस्ट गार्ड है। तो आप सिर्फ उसी पे पॉइंट कमा सकते हो जब आप उस चेस्ट गार्ड पे मारोगे, या आप स्वीप या सीजर करके बच्चे को नीचे गिरा सकते हो, ग्राउंड कर सकते हो। क्योंकि ये वो मार्शल आर्ट में है जिसमें किक भी है, पंच भी है, और इसमें ड्रॉपिंग इन द सेंस जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड करना, या नीचे ग्रैपलिंग भी कर सकते हैं फॉर अ टाइम बिंग। अलग अलग रूल्स है उन सबको मैंडेट करते हुए। तो वो हमारे आर्ट को एक एज देता है कि हमारा आर्ट सेफ है, हमारा आर्ट रिसेसिव है, और उसकी वजह से पॉपुलैरिटी, उस चीज़ को जब आप प्रॉपरली पिच करोगे तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो इसीलिए सिर्फ 12-13 साल के स्पैन में हमने इस आर्ट को, जब हमने शुरू किया, वहाँ से आज तक हमने इसको नई ऊंचाई पे पहुँचाया।
ना कि हमने 36 के 36 राष्ट्र जो इंडिया के है यूनियन टेरिटरीज को लेके कि हम सब पे अलाइव है। नॉट ओनली दैट, हम हर राज्य के 50% ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हैं। नॉट ओनली दैट, हम सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र ये हमारा एसएसबी है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, नेवी है, इन सब में हमारे टीम्स है, यूनिट्स है, हमारे बच्चे अडेप्ट हो चुके हैं इसमें। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ है, खेलो इंडिया गेम्स है, खेलो इंडिया की वर्टिकल गेम्स है, या जो आजकल अस्मिता चलता है स्पेशली फॉर वुमेन्स, वो चलता है। तो मतलब हर जगह पे हमने अपनी हर कॉर्नर में हम हैं। एग्जैक्टली, हर जगह पे हमने अपनी प्रेजेंस दिखाई। बहुत खूब। बेसिकली जो हमने फेस किया था, वी वर हैविंग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि एक प्लेयर को क्या क्या खामी आती है, बिकॉज हम खुद से प्लेयर रह चुके थे और बिल्कुल एक जीरो से शुरू किया था। सो हम ट्रेड को अंदर से जानते थे। सो दैट वाज एज फॉर अस कि हम उसको रिफाइन बहुत अच्छे से कर पाए। वरना नॉर्मली जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी होती है वो एक अलग बॉडी होती है, और जो काम करने वाले, लेकिन यहाँ अच्छा था कि कोच भी वही हैं जो खुद प्लेयर रह चुके हैं। एग्जैक्टली, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि ग्राउंड पे किस तरह की दिक्कतें आई थी, तो वो अब आगे ना आए। एग्जैक्टली। इरफान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो चीफ कोच आप बने जी पैंचिंग स्लेट में, ये कौन से साल में बने और ये बनना कैसे मुमकिन हुआ? जी, ये मैंने 2004 में जब हमने शुरू किया, तो 2006-07 में हम इंडोनेशिया गए प्रोफेशनली ट्रेनिंग के लिए। बिकॉज एक कहावत है, व्हेन यू वांट टू डू इट होल एंड होंग। तो तन मन धन से जब आपको कोई चीज़ करना चाहिए ना, तो पूरी शिद्दत से करना चाहिए। दैट इज़ माई मोटो। तो जैसे ही ये सामने आया कि हम इस गेम को चलाएंगे, द फर्स्ट थिंग आई वेंट टू द पेरेंट बॉडी। मैं वहाँ पे गया, बहुत 5-6 महीने ट्रेनिंग करी, वहाँ के अच्छे अच्छे कोचेस से सीखा। मेन चीज़ था स्टाइल सीखना, क्योंकि बेसिक्स तो सबको आता है। जैसे अगर हम कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, या कोई और प्रोफेशन में जाता है, लेकिन 10th या 12th तक तो सबकी पढ़ाई सेम होती है। उसी तरह हर मार्शल आर्ट में बेसिक्स आर सेम। उसके बाद आपका स्टाइल डिफरेंस आ जाती है। और क्योंकि 20-21 साल की ऑलरेडी एक्सपीरियंस थी मार्शल आर्ट में, सो इट वाज नॉट रियली हार्ड फॉर अस टू स्विच फॉर अ स्टाइल। तो हमने इसको बहुत जल्दी स्विच किया, और कैपेबिलिटी देख के और कैपेसिटी देख के दे अलाउ मी टू बी द चीफ कोच ऑफ इंडिया, विच वाज रियली ऑनर फॉर मी। तो 2007 एंड में मैंने स्टार्ट किया टू बी एज अ चीफ कोच, क्योंकि हमारे यहाँ से करीब 5-10 कोच गए थे, उनमें आई वाज द बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स अमंग देम, दे मेक मी द लीडर फॉर देम। तो फिर उसको आगे चला के फिर नाउ एंड देन हम अपडेट्स करते रहते हैं। अभी भी 3 महीने के लिए एक जो हमारा शेड्यूल प्रोग्राम है, पेंचक स्लॉट रोड टू ओलंपिक्स, तो उसके लिए कोच शहूद इंद्रांतनो हमने मंगाए थे, आए थे इंडोनेशिया से 3 महीने के, सिर्फ अपग्रेड कैंप के लिए। तो एक अपग्रेड कैंप हमने रिसेंटली जस्ट जो अभी 15-16 तारीख को ऑफ होगा, तब तक चलेगा, अक्टूबर से हमने शुरू किया था। इसमें भी हमने जो ऑल ओवर इंडिया है करीब 100 कोचेस को दावत दी, वो 100 कोचेस को सिखाया। इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको सिखाया, या जो नए हमारे जजेस होते हैं कि मार्किंग कैसे होते हैं, नए रूल्स क्या है, अपग्रेड कैसे। नाउ एंड देन यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ, यस, अदरवाइज आप गेम से बाहर हो। करंट वाइज इट्स एन अपग्रेडेशन। अभी हमारा सिनेरियो कैसा है, जम्मू कश्मीर का सिनेरियो क्या है, अगर पैंचिंग स्लेट की हम बात करें? देखिए, अगर मैं पेंचक स्लॉट की बात करूं तो ये शायद कोताही होगी कि मैं खाली जम्मू कश्मीर की बात करूं, बिकॉज आई एम द कोच फॉर इंडिया, सो आई कम अकॉर्डिंगली फ्रॉम इंडिया टू J&K। एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, जैसे मैंने आपको बोला 36 के 36 राज्य हमारे पास है, और अभी तक हमारे पास ऑफिशियली 1.5 लाख प्लेयर्स का डाटा है जो हमारे साथ, जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, जिन्होंने स्टेट लेवल के या डिस्ट्रिक्ट लेवल के या नेशनल लेवल के ऑलरेडी हमारे साथ खेले हुए हैं, टूर्नामेंट्स खेले हुए हैं। और प्लस हमने अभी तक करीब 280 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल तमके इसमें हासिल किए हैं। इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, नेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ। इंटरनेशनल तमके हमने हासिल किए। हमने जकार्ता एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया, हमने वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, हमारी रैंकिंग अभी वर्ल्ड में रैंक 5 थे हम प्रीवियस वाले वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, नेक्स्ट ईयर हो रही है। तो एशिया में हमारी रैंक 4 है।
तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो इंडिया, हम ओलंपिक्स से ज़्यादा दूर हैं भी नहीं। एग्जैक्टली वो मेन चीज़ ये है कि ये गेम एशियन होने की वजह से, तो मोस्ट ऑफ द कंपटीशन इज इन एशिया, जबकि ये गेम अभी 92 कंट्रीज में खेला जाता है, अपार्ट फ्रॉम यूरोप, एशिया, बाकी सब जगहों में भी खेला जाता है। अमेरिका में अभी रिसेंटली ओपन यूएस चैंपियनशिप बड़े शद्दोमद से खेली गई वहाँ पे। सो हमें खेलने के लिए बहुत सारे मौके मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। सो इंडिया की कैनवस बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली जो इंडिया की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रही है, और हर जगह पे हमारे मोस्ट, मुझे लगता है कि अभी तक हमने 1500 से ज़्यादा एडमिशन्स लिए होंगे नीट वगैरह में ऑल ओवर इंडिया, स्पोर्ट्स कोटा में जिन्होंने डॉक्टरेट किया है, इंजीनियर बने हैं या बिजनेस रिलेटेड डिप्लोमास किए हैं। हमने 7000 से ज़्यादा कॉलेज एडमिशन्स लिए होंगे। और हमने जैसे गवर्नमेंट की एक स्कीम है, स्पेशल स्कीम है, जिसमें जो अच्छे बच्चे करते हैं, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, तो उन्हें वो एक कैश अवार्ड देते हैं। तो हमने अभी तक मुझे लगता है 6-7 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कैश अवार्ड्स बच्चों में बांटे होंगे, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया डायरेक्टली बच्चों के खाते में डालती है। क्योंकि जो आज की जो हमारे पास ये है जो इंडिया की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है, दैट इज़ DPT मोड, डायरेक्ट टू प्लेयर मोड। तो डायरेक्ट टू प्लेयर में चला जाता है, नॉट ओनली इन इंडिया। अब हम कश्मीर पे आते हैं। लाइक इन कश्मीर वी हैव मोर देन आई गेस 5000 प्लेयर्स राइट नाउ, क्योंकि जब हमारे छोटे से छोटे टूर्नामेंट होते हैं 1200-1500 लोग ऐसे जमा हो जाते हैं। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर में हमारे 18 डिस्ट्रिक्ट है, 18 के 18 डिस्ट्रिक्ट में हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में 4 से 5 से 10 से ज़्यादा क्लासेस हैं। हमारे सिर्फ श्रीनगर में 20 से ज़्यादा क्लास चल रहे हैं। तो हमारे श्रीनगर में, हमारी अगर श्रीनगर की बात करें तो रिसेंटली जो हमारा नेशनल हुआ था पिछले, वी वर द विनर्स। हमने ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया विद 60 मेडल्स, जिसमें 21 गोल्ड थे। सो जैसे ये गेम बहुत फ्लरिश कर रहा है। एग्जैक्टली और हमने बहुत सारा मेहनत भी किया है इस पे। जैसे मैंने आपको बोला, हम ऑल इंडिया चलाते हैं, बट एज फार एज JNK परफॉर्मेंस एंड कंसर्न, JNK 2005-2006 से 6-7 रैंक पे था। तो 6-7 रैंक पे हमें 7 से 8 साल लगे धीरे धीरे डेवलप होते हमें फर्स्ट पे आने पे। महाराष्ट्र ने काफ़ी साल अपना वर्चस्व बनाए रखा उस गेम पे, बट रिसेंटली हमने उनको डोमिनेट किया। फाइनली हमने विनर्स ट्रॉफी, पिछले 2 साल से हम कंटिन्यूस विनर्स ट्रॉफी उठा रहे हैं। तो कश्मीर में हमारे पास करीब 150-170 प्लेयर ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक नेशनल लेवल पे गोल्ड या मेडलिस्ट। बहुत हमारे कश्मीर में अभी तक 12 या 13 प्लेयर ऐसे होंगे जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीता है। रिसेंटली हमारे खुद के स्टेट ने 2 साल पहले कैश अवार्ड्स की घोषणा की थी, जिसमें 2-4 बच्चे हैं। एक लड़की है विच इज़ 100+ अक्सा गुलजार, उसको स्टेट ने 15 लाख रुपए का एजाज़ दिया था। और उषा है, उसको 15 लाख रुपए का एजाज़ दिया था, जिन्होंने एशियन में गोल्ड जीता था। या बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेडल्स दिए। इंडिया ने, हमारे स्टेट ने, JNK ने पिछली बार 17-18 लाख रुपए बच्चों में एजाज़ कैश अवार्ड के हिसाब से बांटे। पैसा मैटर नहीं करता है, बट पैसा एक रिकॉग्निशन एक्चुअली जो मिल रही है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत खूब। और इसमें पेंचेक स्लॉट में हमारा सबसे छोटा लड़का था जिसे स्टेट अवार्ड मिला है। उसका नाम था जकरिया। वो अभी प्री जूनियर ही था, आई गेस ही वाज 10 और 12 कि उसने एशियन चैंपियनशिप खेली, एंड ही वाज अवॉर्डेड एज अ स्टेट अवार्ड फ्रॉम। बहुत खूब। तो एज अ कश्मीर अगर हम देखें तो वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस गेम। नॉट ओनली ब्राइट फ्यूचर, वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग द इम्पॉसिबल्स एंड वंडर्स। और बाय द गॉड्स ग्रेस, एक तो हम हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं, उसकी वजह से हमारा बोन स्ट्रक्चर जो है वो डेंस है, बिल्कुल। और हमारी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, वो सहराई इलाकों से थोड़े ज़्यादा है। बिल्कुल सही। इरफान भाई, आपसे बात करते करते पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर, और ख़ास तौर पर ये अच्छा लगा कि हमारा ये जो गेम है ये कितना फ्लरिश कर रहा है, और बहुत जल्द जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि ये ओलंपिक्स में होगा, और ओलंपिक्स से हम इसमें मेडल ज़रूर लेकर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इरफान भाई, आज आप अपना वक्त दिया, आप हमारे स्टूडियो आए, इसके लिए तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर आपको, आपकी गेम को
और सभी बच्चों को जो इस गेम के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद कि वो इस गेम का हिस्सा हैं, थैंक यू, इस शानदार सी गेम का हिस्सा, इस शानदार से मार्शल आर्ट्स का हिस्सा हैं। थैंक यू। तब्रेज़ भाई, जाने से पहले मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि हर पेरेंट अपने बच्चों को आगे आके स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट करने के लिए मौका दे। डोंट थिंक, वो एक पुरानी कहावत थी, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आज खेलोगे कूदोगे तभी नवाब बनोगे। बिल्कुल सही। और जो आज माशरे में सबसे बड़ा जो एक नेगेटिविटी फैली है, वो जो टेक्नोलॉजी ने हमें जकड़ के रखा है, जो मोबाइल ने हमें जकड़ के रखा। आई गेस कि ड्रग्स से ज़्यादा इस टाइम पे हमें ज़्यादा खतरा मोबाइल से है। हमारे हर कोई बच्चा मिनिमम 3 से 5 घंटा मोबाइल पे रहता है। ही इज़ वेस्टिंग हिज टाइम, एनर्जी एंड लाइफ। दे आर ड्रैगिंग लाइक अ लाइफ आउट ऑफ इट। सो फिजिकलिटी में आना ज़रूरी है। मैं हर बच्चे, हर पेरेंट से बोलूँगा, ना कि सिर्फ मेरे स्पोर्ट में, किसी भी स्पोर्ट में अपने बच्चों को सिर्फ 2 घंटे कम से कम अलाउ करें, खेलने दे उनको। उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी बनने दे, ग्रूम होने दे। घर में बैठे बैठे या बिल्कुल उनको कैप्सूल में रख के वो बच्चे ग्रूम नहीं हो सकते। इन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया इस मैसेज के लिए भी, और हमारे साथ आज वक्त बिताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा। तो दोस्तों, ये थे इरफान साहब, जो चीफ कोच हैं पैंचिंग स्लेट के, और साथ ही साथ ये ऑल इंडिया लेवल पर जो अभी हमने बताया कि ये पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले एपिसोड में होगी मुलाकात एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज़।